अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। इंडोक्राइनोलॉजी में हमने पिट्यूटरी कंप्लीट कर लिया था, उसकी कंप्लीट क्लिनिकल कोरिलेशंस हमने कर लिया था। उसके बाद हम आए थे थायराइड हार्मोन पर। थायराइड हार्मोन हमने सिंथेसिस देख ली थी, उसकी सिंथेसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमने उसकी हिस्टो साथ देख ली थी, ठीक है। सिंथेसिस हम आए थे, सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप था जो गाइडन में लिखा हुआ है, जो मैं वहाँ नहीं बता सका हुआ, वो सिंथेसिस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। तो सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप है वो हम कर लेते हैं। सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप होगा, हमने क्या कहा था कि सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास थायरोग्लोबुलिन है जो हमारे पास कोलाइड से वेजिकल की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास वेजिकल की फॉर्म में आ चुकी है, इसकी आयोडीनेशन हुई हुई है, ठीक है। यहाँ आयोडीनेशन हुई हुई है, सपोज़ कर लेते हैं। तो ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि दिस इज़ ऑर्गेनिफिकेशन और दिस इज़ आयोडीनेशन, ठीक है। हमने कहा था कि जो हमारे पास दो आयोडीन इसके साथ बाइंड होंगे, यानी टायरोसिन, ये रेजिड्यूज़ हैं। टायरोसिन ये थायरोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, सपोज़ कर लेते हैं। ये किसके अंदर है? ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो वेजिकल या जो कोलाइड के ड्रॉपलेट्स बने थे वो हमारे पास हैं, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में आए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दो आयोडीन साथ मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? DIT। हमने कहा था कि डाई आयोडो टायरोसिन। और जब वन आयोडीन इज़ फिक्स्ड टू द टायरोसिन एंड दिस इज़ कॉल्ड MIT, यानी मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। यहाँ भी हम ये कर लेते हैं DIT एंड MIT, ठीक है। MIT हमने ये कर लिया था कि हमने कहा था कि जब हमारे पास DIT MIT के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? T3 बनेगा। और जब हमारे पास दो DIT दिस इज़ DIT, दो DIT आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? T4 बनेगा, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि जो 95% यानी 90 से अबव परसेंट जो बनता है हमारे पास वो T4 बनता है और T3 कम बनता है। ऑल्दो T3 आगे जाके यानी सेलुलर टिश्यूज़ के लेवल पे जो T4 होता है उसकी डी आयोडीनेशन होगी, डी आयोडीनेशन जाएगा और इसको T3 में कन्वर्ट करेगा। और 95% या 90% से अबव जो फंक्शन होता है वो T3 परफॉर्म करता है, क्योंकि T3 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ से ये तो बन गए, लेकिन हम थोड़ा सा रिसाइकलिंग वाला फिनोमेना देख लेते हैं कि रिसाइकलिंग कैसे होती है, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस का, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ये MIT और DIT कुछ बनते हैं, सपोज़ करते हैं कि ये DIT है और सपोज़ कर लेते हैं कि MIT है, यानी दो आयोडीन लगे हुए तो DIT और एक आयोडीन लगे हुए तो MIT, ठीक है। तो यहाँ भी ये DIT कर लेते हैं, ये MIT कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे हमारे पास DIT और कुछ ऐसे हमारे पास MIT होते हैं जो हमारे पास मिलकर थायराइड हार्मोन नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ क्या था? ये दोनों मिलकर T3 बना लिया था, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर T4, और ज़्यादातर तो ऐसे ही T3 T4 बना लेते हैं। लेकिन कुछ DIT और MIT ऐसे ही रहते हैं और ये ऐसे ही क्लीव होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास T3 T4 नहीं आएगा, बल्कि DIT और MIT हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं, ठीक है। MIT यहाँ हमारे पास एक एंजाइम आएगा तो इनको क्लीव कर देगा, और इनकी रिसाइकलिंग अब कैसे करेगा कि अगर इसको क्लीव करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? DIT है तो 2 आयोडीन प्लस टायरोसिन हमारे पास आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 आयोडीन प्लस टायरोसिन आएंगे। आयोडीन हमारे पास रिसाइकिल होके हमारे पास जो एपिकल मेम्ब्रेन होगी, सपोज़ कर लेते हैं कि ये एपिकल मेम्ब्रेन है जिसमें माइक्रोविलाई है। यहाँ हमारे पास एक पेंड्रिन, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसके थ्रू हमारे पास आयोडीन दोबारा कोलाइड में जाएगा और दोबारा हमारे पास रिसाइकिल होकर फॉर्मेशन करेगा थायरोग्लोबुलिन के साथ। तो यहाँ हमारे पास आयोडीन बाहर जाता है और काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्लोरीन अंदर आता है, ठीक है। ये हमने आयोडीन की रिसाइकलिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं कि जो टायरोसिन बचा है वो कहाँ जाएगा? तो टायरोसिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो उससे पास होगा, और हमारे पास जो थायरोग्लोबुलिन है उसके प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करेगा और थायरोग्लोबुलिन फॉर्मेशन करेगा, और थायरोग्लोबुलिन बाद में
कोलाइट और जो एपिकल प्लाज्मोलीमा होता है उसके इंटरफेस में आएगी और दोबारा हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन का फिनोमेना होगा और यूँ हमारे पास रिसाइकलिंग होती है। तो ये था हमारे पास सिंथेसिस का जो लास्ट स्टेप था। होप यू गाइस एंजॉय इट। अब हम आते हैं इसके थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म, पिट्यूटरी और थायराइड एक्सिस क्या है। थोड़ा सा हम एक्सिस को देख लेते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होगा, हमारे पास इसके जो न्यूक्लियाई होंगे, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन्स हमारे पास जो यहाँ जो थायरोट्रोफ्स होंगे ना, तो उसके हमारे पास थायरोट्रोफ्स पे एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, और वो आगे क्या रिलीज़ करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ थायराइड में आएगा तो फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा, फॉलिकुलर सेल्स पे, और वो हमारे पास किसकी प्रोडक्शन करेंगे, T3 एंड T4 विच आर द मेटाबॉलिक हार्मोन्स, ठीक है। T3 एंड T4 आगे आएंगे हमारे पास। एक जनरल हम देख लें तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, सेल साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, एंड न्यूक्लियस में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को लेवल के इन्हांस करते हैं। ये हम याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं ये हमेशा न्यूक्लियस में लाया करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म या ये सरफेस रिसेप्टर नहीं होते। हमेशा साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे पास स्ट्राइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं, और सरफेस पे रिसेप्टर हमारे पास प्रोटीन्स के होते हैं, जबकि ये उन दोनों से डिफरेंट है। इसके रिसेप्टर्स डायरेक्टली जाकर न्यूक्लियस पे लाई करते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस में होंगे और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सिस है। इसको अगर हम देखें तो, अगर आप देखें तो थायराइड हार्मोन अब हमारे पास अगर ब्लड में ज़्यादा हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो वो हमारे पास हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक अकर करवाएगा और उसकी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका थायराइड फंक्शन टेस्ट देखते हैं या उसमें, तो उसमें अगर हमारे पास थायराइड T3 एंड T4 कम हैं तो हमेशा इसका लेवल ज़्यादा होगा, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीजिंग इसका लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये कम थे तो इसलिए ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये एक दूसरे के नेगेटिव फीडबैक में रिलीज़ होते हैं। तो ये है हमारे पास थायराइड रिलीज। इसके बाद हम जो गाइटर में देखेंगे कि किस तरह हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल तो ज़्यादा होता है लेकिन इसका लेवल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आयोडीन्स नहीं थे। ये बार बार आएगा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे पास गाइटर एक बड़े फार्म में हो जाता है। ये बार बार आएगा और थायरोग्लोबुलिन को की फॉर्मेशन तो करवाएगा लेकिन उधर से हमारे पास इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी जो इफ़ेक्टिव है। तो ये हमारे पास एक्सिस है। इसके बाद हम फंक्शंस पे आते हैं, तो इसके फंक्शंस अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस हमारे पास, हमने कहा है कि इसके डाइवर्सिटी ऑफ द फंक्शंस हैं और हम उन फंक्शंस को मेकनिज़म्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास वो फंक्शन कैसे डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले हमारे पास इसका जो एक्शन होता है वो हमारे पास सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, ठीक है। हम जीन की ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, यानी जीनोमिक लेवल पे हमारे पास किस तरह वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शंस को। उसके बाद हम आएंगे कि सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के क्या इफ़ेक्ट होंगे, मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और उनके मेटाबॉलिज्म हम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है, ग्रोथ पे आएंगे। और उसके बाद हम आएंगे मेंटल ग्रोथ, इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस पे अगर आएँ तो स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस में हम कहेंगे कि कार्ब्स, यानी कार्ब्स पे क्या इफ़ेक्ट हैं, फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास विटामिन्स की रिक्वायरमेंट को ये कैसे इन्हांस करता है, यानी अगर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैसे इंक्रीज़ करता है और एट द एंड हमारे पास वेट लॉस कैसे करता है, यानी ये वेट को डिक्रीज़ कैसे करता है। हमारे पास थायराइड हार्मोन जो है वो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
CVS के इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे हमारे पास CVS यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। GIT की मोटिलिटी पे हमारे पास ये अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास मसल्स पे क्या अफेक्ट होंगे, और इसके अलावा हमारे पास जो एट द एंड हम कह सकते हैं कि अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, यानी उन पे क्या अफेक्ट हैं अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एट द एंड हम देखते हैं कि गोनैड्स यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या अफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पे क्या होगा कि ये हमारे इसके दो टाइप्स के इफ़ेक्ट्स होंगे। एक हमारे पास जीनोमिक इफ़ेक्ट्स होंगे और एक हमारे पास नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स होंगे इसके, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पर सेल को बनाएं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि सपोज़ ये कोई भी जीन है हमारे पास, यहाँ उसका रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होगा, यानी इस जीन को इसने एक्टिवेट करना है। तो इसके जो रिसेप्टर्स होंगे हमारे पास क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द जो सेल रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है या DNA होता है उसके साथ होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमारे पास इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास उसके साथ जो रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर होते हैं ना, उसके साथ एसोसिएशन में होते हैं रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारे पास उसके साथ एक्टिवेशन में होंगे और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करेंगे। यानी जब हमारे पास सपोज़ करते हैं कि T3 आया है, ठीक है, T3 या T4 आया है, T4 भी आता है तो वो T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो अंदर हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ हमारे पास इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये रिसेप्टर हमारे पास रिस्पॉन्सिव एलिमेंट और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसके जो मोस्टली इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास जीनोमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी दो टाइप्स के इफ़ेक्ट याद रखने, जो हमारे पास जो जनरल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपसे कोई भी पूछ सकता है वो जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स पे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस देना है हमने कि नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स, क्योंकि जो और चीज़ होती है वो हमसे पूछ सकते हैं। जीनोमिक इफ़ेक्ट इजी है। यहाँ हमारे पास क्या है कि मैसेंजर RNA बनाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होंगी, वो एंजाइम्स की प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो कुछ भी डेवलपमेंट की प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो हमारे पास यानी कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाई और हमारे पास जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक है। नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही होंगे, लेकिन वो हमारे पास कैसे होंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स के हमारे पास इफ़ेक्ट्स हार्ट में और पिट्यूटरी ग्लैंड में और हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ में प्रोमिनेंट होते हैं। यानी जो इसके नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स यानी किस जगह पे हो सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो इसकी प्रोटीन्स होंगी या इसकी जो प्रोटीन्स बनेगी तो वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर सकती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन पे नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म पे नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पे हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी ये क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की जो हमारे पास चैनल्स होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में, तो उन चैनल की एक्टिवेशंस को हमारे पास इन्हांस कर सकते हैं, यानी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन कर सकते हैं, यानी चैनल। उसके बाद हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवा सकते हैं, यानी ये नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हैं। और एट द एंड हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम की एग्जांपल दे दें कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होंगे साइटोप्लाज्म में, यानी जो साइटोप्लाज्म में ये किसके साथ T3 T4 किसके साथ एक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके हमारे पास जो CGAMP होगा या CAMP होगा, ठीक है, CGAMP। और फिर हमारे पास जो सेकंड मैसेंजर का जो सिग्नलिंग प्रोसेस होता है उसको इन्हांस या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट जो कि क्या होंगे, सेकंड मैसेंजर सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी जो सिग्नलिंग पाथवे होगा उसको हमारे पास चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स। ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल हमारा हो गया है, जीनोमिक एंड नॉन जीनोमिक हम याद रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या क्या इफ़ेक्ट। सेलुलर मेटाबॉलिज्म हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं इससे आगे, ठीक है।